Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 हेतु शिक्षण विधियों के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर आया हूं। टारगेट होना चाहिए कि 15 प्रश्न अगर आपके सही हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि शिक्षण विधियों पर आपकी बहुत ही मजबूत पकड़ है मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके पहले मैंने साइकोलॉजी का NCERT 11th कक्षा की बुक से टेस्ट नंबर 7 डाला है, नहीं देखा जरूर देखिएगा। NCERT की बुक्स में से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों, जो टेस्ट नंबर आपके साइकोलॉजी का डाला है NCERT 11th की बुक से, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए साथियों। बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के दो रूप हैं, आनंद और प्रयोजन साध्य अभिव्यक्ति, प्रेष्य और प्रेषणीयता अभिव्यक्ति, ग्रहित और सृजनात्मकता अभिव्यक्ति और मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। देखिए, प्रश्न अनुभूति के आधार पर पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा है कि अभिव्यक्ति के दो रूप है, आपसे पूछा है अनुभूति के आधार पर। साथियों, अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ग्रहित और एक सृजनात्मक। कौन कौन से? ग्रहित और सृजनात्मक। यही सही आंसर है साथियों प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन को समझना है। शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, शिक्षण उद्देश्य प्राप्ति हेतु, शैक्षिक सहायक सामग्री को प्रभावशाली बनाने हेतु, और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो आप बाहर निकाल दो। अब देखिए मित्रों, शैक्षिक सहायक सामग्री को प्रभावशाली बनाने के लिए थोड़ी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, नहीं, वो तो खुद प्रभावशाली होती है। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति और शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, इनमें से आपका राइट आंसर है शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु ही शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है मित्रों। विकल्प नंबर 1 है, क्योंकि आप शिक्षण विधियों का प्रयोग क्यों कर रहे हो? ताकि शिक्षण आपका अच्छा रहे। तो इस प्रकार आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, शिक्षण विधियां प्रयोग की जाती है शिक्षक के द्वारा, शिक्षक छात्रों द्वारा और उपयुक्त सभी। तो साथियों, शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षक ही करता है। वो अलग चीज है कि छात्रों को सिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन प्रयोग करने वाला कौन होता है? शिक्षक होता है साथियों। कौन? शिक्षक। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न 3 में। देखिए, किन पर प्रयोग की जाती है वो अलग चीज है, फिर वो वहां पर छात्रों हो जाता, लेकिन कौन प्रयोग करता है? तो ये शिक्षक रहेगा फिर इसका। प्रश्न नंबर 4, व्याख्यान विधि का मुख्य दोष है अनुशासनहीनता, छात्रों में निष्क्रियता, विचारों में अक्रमबद्धता, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोई नहीं तो आप हटा दीजिए। विचारों में अक्रमबद्धता, ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई क्रमबद्ध रूप से, तो वहां भी सिखा सकते हैं। अनुशासनहीनता, जरूरी नहीं है कि व्याख्यान विधि से पढ़ाओगे तो अनुशासनहीनता जन्म ही, लेकिन छात्रों में निष्क्रियता, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मित्रों व्याख्यान विधि के दोषों के अंतर्गत ये चीज आ जाती है छात्रों में निष्क्रियता, कि छात्र निष्क्रिय हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि बोल कौन रहा है? अध्यापक। सक्रिय कौन रहेगा? अध्यापक। तो ये इसका मुख्य दोष माना जाता है प्रश्न 4 में दूसरा विकल्प। प्रश्न नंबर 5, व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाने वाला तत्व है विश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संश्लेषण विधि और व्यवस्थापन विधि। तो मित्रों, जब सपोज कीजिए कि आप व्याख्यान विधि से बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो सबसे ज़्यादा प्रभावी बनाने वाला तत्व व्याख्यान विधि का रहता है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप व्याख्यान देते देते अगर बीच बीच में प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग करोगे, प्रश्नोत्तर भी बच्चों से पूछोगे, तो उनका सारा ध्यान आपके व्याख्यान पर रहेगा। इसलिए इस तत्व को प्रभावी माना जाता है व्याख्यान विधि के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 5 में दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, अंतः क्रिया विश्लेषण का मूलाधार है अंतः क्रिया की योजना का निर्माण, छात्र शिक्षक अंतः क्रिया के लिए पुनर्बलन, और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो अंतः क्रिया विश्लेषण का मूलाधार है वो रहता है छात्र शिक्षक अंतः क्रिया, क्योंकि अंतः क्रिया किस किस के मध्य होगी? छात्र के और शिक्षक के मध्य, दोनों एक दूसरे के मध्य अगर अंतः क्रिया करेंगे तो वहां पर जो अधिगम होगा साथियों, वो अधिगम भी प्रभावी होगा, साथ में अधिगम भी कैसा रहेगा? स्थायी रहेगा, लंबे समय तक वो चीज याद रहेगी। तो विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7,
विश्लेषण शिक्षण विधि का अभिप्राय है विषय वस्तु के अंशों का विश्लेषण, समग्र विषय वस्तु का विश्लेषण, विषय का विश्लेषण और कोई नहीं। तो कोई नहीं बाहर निकाल दीजिए। 3 विकल्प बचे। तो देखिए जो विश्लेषण विधि का आपने नाम सुन रखा होगा, पढ़ी भी होगी पढ़ाई भी होगी इस विधि से, लेकिन इसका मतलब होता है विषय का विश्लेषण नहीं, विषय वस्तु के अंशों का भी विश्लेषण नहीं, बल्कि समग्र विषय वस्तु का विश्लेषण करना ही विश्लेषण विधि कहलाता है साथियों। समग्र विषय वस्तु का विश्लेषण। अब यहाँ पर प्रथम विकल्प भी आपने लगाया होगा साथियों, क्योंकि हमें इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा प्रश्न संख्या 7 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। आगमन शिक्षण विधि आधारित है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो मित्रों जो आगमन विधि है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये तो निगमन बढ़ती है। तो इसके विपरीत कौन सी आगमन, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि में बढ़ा जाता है। तो प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। मित्रों 9वां क्वेश्चन है, प्रोग्राम्ड लर्निंग विधि के जन्मदाता है आर्मस्ट्रॉन्ग, B.F. स्किनर, डाल्टन और किलपेट्रिक। तो मित्रों जो प्रोग्राम लर्निंग विधि है इसका जो नाम है वो है अभिकर्मित अनुदेशन विधि, जो कि B.F. स्किनर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? B.F. स्किनर के द्वारा। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। अध्याय में सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? उद्देश्य की, प्रस्तावना की, अधिगम की, आगमन विधि की। तो साथियों जब अध्याय पढ़ाया जाता है, आप अध्याय पढ़ाते हो तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है उद्देश्य की। अगर हम ये अध्याय पढ़ा रहे हैं तो इसका क्या उद्देश्य है, बच्चे इस अध्याय से क्या सीखेंगे, जो भी निश्चित चीजें की जाती है वो सभी उद्देश्य के अंतर्गत आ जाती है। तो विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण और सूक्ष्म शिक्षण। तो मित्रों अधिगम संबंधी गलतियां और जो कमियां होती है उनको दूर करना है तो उसको कहा जाएगा उपचारात्मक शिक्षण, क्योंकि दूर करना तो उपचारात्मक और उनकी पहचान करना निदानात्मक में आ जाता है। और कितना ज्ञान अर्जित किया है एक कक्ष में, ये उपलब्धि में आ जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाता है साथियों। प्रश्न नंबर 12। गणित को कहा जाता है विज्ञान का सिंह द्वार, विज्ञान का क्रीड़ा क्षेत्र, विज्ञान की दासी और विज्ञान का घर। तो मित्रों गणित को विज्ञान की दासी तो कहेंगे नहीं, क्रीड़ा क्षेत्र और घर नहीं, बल्कि विज्ञान का सिंह द्वार कहते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 12 में आपके प्रथम विकल्प सही है, विज्ञान का सिंह द्वार ही गणित को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। आकृतियों का निर्माण, मापन इत्यादि गणित की किस शाखा में होता है? बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित, समुच्चय गणित। तो देखिए आकृतियों का निर्माण करना, मापन करना, ये तो रेखा गणित में आ जाता है, सीधी सी चीज है। आपका प्रश्न 13 में तीसरा ही विकल्प सही है साथियों। तो मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल जो आपके PDF नहीं आई थी, मैं भोपाल चला गया था किसी काम से, तो मेरे पास दूसरा मोबाइल था साथियों, उसमें PDF नहीं थी मेरे पास। लेकिन अब जब मैं आ ही गया हूँ यहाँ पे, तो PDF बिल्कुल मैं उस मोबाइल से इसमें सेंड कर दूंगा और आपके पास निःशुल्क PDF आ जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं साथियों। यहाँ पर तो आपके रेखा गणित सही रहेगा, क्योंकि आकृतियों का निर्माण, मापन ये रेखा गणित में ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 14। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है समझ, बुद्धि, प्रयोग और ज्ञान। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का कौन सा अंग नहीं है साथियों? प्रश्न नंबर 14 में राइट आंसर बताइएगा। तो मित्रों देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, तो ज्ञान तो है, ज्ञानात्मक, प्रयोगात्मक भी है, समझ अवबोधात्मक भी है, लेकिन बुद्धि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा साथियों प्रश्न 14 में, क्योंकि इन्होंने बुद्धि को अपनी टैक्सोनॉमी में सम्मिलित नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। शिक्षण विधि को निर्धारक करने वाला कारक है शिक्षक से संबंधित, छात्र से संबंधित, पाठ्यवस्तु से संबंधित और उपयुक्त सभी। तो साथियों जो शिक्षण है, शिक्षण विधि को निर्धारित करने वाला जो कारक है वो तो छात्र भी है, शिक्षक भी है, पाठ्यवस्तु भी है। तो इस प्रकार आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है प्रश्न संख्या 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में शिक्षण के समय किसका प्रयोग सर्वाधिक अच्छा हो सकता है?
चित्र, चार्ट, नमूना और कोई नहीं। तो साथियों देखिएगा, दूर स्थित किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थान के बारे में शिक्षण अगर उसको करवाना है तो आप कौन सी सामग्री का प्रयोग करोगे? चित्र, चार्ट नहीं, बल्कि आप नमूना, जिसको 3D मॉडल भी कहा जाता है, इसको अगर आप इस तरीके से पढ़ाते हो बच्चों को तो आप यकीन मानिए वो ज़्यादा सीख पाएगा, क्योंकि वास्तविक अनुभव करेगा उस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 आपके मित्रों, ये देखिए प्रश्न नंबर 17 को। 17वां आपके क्वेश्चन आता है, अभिकर्मित अनुदेशन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत और तार्किक क्रम का सिद्धांत। तो साथियों इसमें छोटे छोटे पद भी होते हैं, क्रियाशीलता भी है, पुनर्बलन भी है, क्योंकि स्किनर ने दिया है तो पुनर्बलन भी होगा, लेकिन इसमें तार्किक क्रम का सिद्धांत ऐसी चीज कोई नहीं दे रखी है। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आती है? फिल्म स्ट्रिप, लिंगुआ फोन, डिस्क रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर। तो देखिए, तो मित्रों देखिए, जो लिंगुआ फोन है, टेप रिकॉर्डर है, डिस्क रिकॉर्डर है, ये तीनों तो आपके श्रव्य सामग्री में आ जाएगी, लेकिन जो फिल्म स्ट्रिप है ये श्रव्य में नहीं बल्कि दृश्य में चली जाती है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर प्रथम सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। तो मित्रों प्रश्न नंबर 19, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है? शब्द ज्ञान का महत्व है, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का महत्व है, व्याख्यान विधि का है, या सभी का? तो मित्रों देखिए प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, विज्ञान शिक्षण में सबसे ज्यादा महत्व होता है ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का। किसका होता है? ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का, कि व्यक्ति को जिस मार्ग से ज्ञान प्राप्त करना है उस मार्ग को बताना। विकल्प नंबर दूसरा सही है आपका प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों ये, उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान एवं बौद्धिक क्षमता के विकास से है, संबंधित है ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से और उपयुक्त सभी से। साथियों देखिएगा, पुनः स्मरण, ज्ञान, पहचान, बौद्धिक क्षमता, ये तो फिर ज्ञानात्मक में आ जाएगी। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न 20 में। तो आज के साइकोलॉजी के भी 20 क्वेश्चन डाल चुका हूँ, सॉरी 10, और शिक्षण विधियों के भी 20 क्वेश्चन डाल चुका हूँ। तो दोनों टेस्टों को जरूर देखिएगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।